भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर एक शांत और सांस्कृतिक शहर, जहां सड़कों पर शांति और समृद्धि की गूंज सुनाई देती है। लेकिन जून 2013 में इस शहर की एक पॉश कॉलोनी नया पल्ली के आईआरसी विलेज में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल भुवनेश्वर बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है सोमनाथ परिदा की, एक 71 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर जिसने अपनी पत्नी उषा श्री समाल की नृशंस हत्या कर दी, उनके शरीर की 300 टुकड़ों में काट डाला और उसे 22 स्टील के डिब्बों में छिपा दिया। यह मामला केवल एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी और भयावह साजिश है जिसने पुलिस, परिवार और समाज को स्तब्ध कर रख दिया है। आइए इस कहानी को हम आगे जानते हैं विस्तार से। वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात है 3 जून 2013 की। 3 जून 2013 का दिन भुवनेश्वर के नयापल्ली इलाके में बने सोमनाथ परिदा के विशाल बंगले के लिए एक सामान्य दिन था। बाहर से देखने में सब कुछ शांत था। सोमनाथ एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और आर्मी डॉक्टर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त थे। वह सुबह जल्दी उठते, अपनी निजी क्लिनिक में मरीजों को देखने जाते और रात को जल्दी सो जाते। उनकी पत्नी 62 वर्षीय उषा श्री समाल एक प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना थीं, जो अपने समय में अपनी कला के लिए जानी जाती थीं। लेकिन इस सामान्यता के पीछे एक भयानक तूफान छिपा था जिसका किसी को भी अंदाज़ा ही नहीं था। सोमनाथ और उषा श्री की शादी को 42 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे। बेटा ललित और बेटी लेखा विदेश में बसे थे। ललित अमेरिका में और लेखा दुबई में थे। दोनों बच्चों से सोमनाथ के रिश्ते तनावपूर्ण थे, खासकर बेटी लेखा के साथ, जो अपने पिता से बात तक नहीं करती थी। लेकिन उषा श्री अपने बच्चों से नियमित संपर्क में थीं। फिर भी पिछले कुछ दिनों से उषा श्री का फ़ोन बंद था और उनके बच्चों को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यह असामान्य था क्योंकि उषा श्री हमेशा अपने बच्चों से बात करती थीं। 18 दिन बीत चुके थे और ललित, जो अमेरिका में था, ने अपनी माँ से संपर्क करने की बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसने अपने पिता सोमनाथ से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में केवल और केवल सन्नाटा मिला। चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार ललित ने अपनी माँ के भाई यानी रंजन कुमार समाल को फ़ोन किया और उनसे अपने माता पिता के घर जाकर देखने को कहा। रंजन, जो वहीं उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही रहते थे, अपने बेटे के साथ 22 जून 2013 को सोमनाथ के घर पहुंचे। रंजन और उनके बेटे ने सोमनाथ के बंगले के बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाया। अब यहाँ से शुरू होती है मेन कहानी। अंत तक बने रहिएगा और सुनिए ध्यान से। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद, कई बार घंटी बजाने के बाद सोमनाथ ने दरवाज़ा खोला, लेकिन वह अंदर आने की अनुमति देने को तैयार नहीं थे। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। उषा श्री दुबई गई हैं अपनी बेटी लेखा से मिलने, सोमनाथ ने एकदम ठंडी और बिना किसी इमोशन की आवाज़ में कहा। लेकिन उनकी बातों में विश्वास की कमी साफ झलक रही थी। रंजन को दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने घर के बाहर से एक अजीब सी दुर्गंध महसूस की जो उनके संदेह को गहरा कर रही थी। रंजन ने सोमनाथ के घर अंदर जाने की जिद की, लेकिन सोमनाथ ने उन्हें रोक दिया। कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। उन्होंने बार बार दोहराया, कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन रंजन का मन नहीं माना। अगर सब ठीक है तो आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? उसने खिड़की से भी झांकने की कोशिश की और तभी उनके नथुनों में एक तेज सड़ांध भरी गंध टकराई। यह गंध इतनी गंदी थी जो आदमी सूंघते ही बदहवास हो जाए।
यह गंध सामान्य नहीं थी, यह किसी भयावह सत्य की ओर इशारा कर रही थी। रंजन ने तुरंत नयापल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। नयापल्ली पुलिस स्टेशन के अधिकारी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी नितिनजीत सिंह के नेतृत्व में सोमनाथ के घर पहुंचे। वही बात फिर से शुरू हुई। दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी सोमनाथ ने उसे नहीं खोला तो पुलिस ने जबरन दरवाज़ा को तोड़ दिया। घर के अंदर का दृश्य किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। एक बड़े लोहे के ट्रंक में 22 छोटे छोटे स्टील के टिफ़िन बॉक्स रखे थे। पुलिस ने गिना तो ये 22 निकले। फिर पुलिस ने टिफ़िन बॉक्स खोलना शुरू किया। जब पुलिस ने इन टिफ़िन बॉक्स को खोला तो सभी सन्न रह गए। सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पुलिस वाले ज़िंदगी में पहली बार इतना भयावह दृश्य देखे थे। क्या था दृश्य? प्रत्येक टिफ़िन में उषा श्री के शरीर के टुकड़े भरे थे। कुल मिलाकर 300 छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें सर्जिकल स्कैल्पल, कैंची, आरी और रसोई के चाकू से काटा गया था। टुकड़ों को फिनाइल और रासायनिक पदार्थों में डुबो कर रखा गया था ताकि सड़ांध की गंध बाहर ना आए। यह दृश्य इतना भयावह था कि अनुभवी पुलिस अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी सोमनाथ की शांति। वह बिना किसी पश्चाताप या घबराहट के पुलिस के सामने खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ने सोमनाथ को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। सोमनाथ ने दावा किया कि उनकी पत्नी उषा श्री ने आत्महत्या कर ली। उनके अनुसार उषा श्री ने दीवार से अपना सिर टकराकर आत्महत्या की थी और उन्होंने केवल उनके शरीर को शिरडी में अंतिम संस्कार के लिए संरक्षित करने की कोशिश की थी। यह दावा पुलिस को हंसमुख लगा। पुलिस इस दावे को मानी ही नहीं, क्योंकि ये दावा मानने लायक था भी नहीं। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने सिर को दीवार से टकराकर मर सकता है, लेकिन शरीर को 300 टुकड़ों में काटकर टिफ़िन बॉक्स में रखना, यह कहानी किसी को भी विश्वास करने लायक ही नहीं थी। मरने के बाद कौन अपने शरीर के टुकड़े करता है? पुलिस ने जांच शुरू की। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया, जिन्होंने पाया कि उषा श्री की हत्या एक लंबे स्टील टॉर्च से की गई थी, जिससे उनके सिर पर गहरी चोटें आई थी। यानी सोमनाथ ने पहले लंबे स्टील टॉर्च से बिना कोई आवाज़ करे अपनी पत्नी को मारा, उसके बाद उसके शरीर के 300 टुकड़े करके अपनी कला से ऐसे तरीके से रखे जिससे कोई भी ना जान पाए। हत्या के बाद सोमनाथ ने सर्जिकल प्रेसिजन के साथ उनके शरीर को काटा, जैसे कि वह कोई मेडिकल ऑपरेशन कर रहे हों। उनके घर से कई हथियार बरामद किए गए। वह हथियार थे सर्जिकल चाकू, ब्लेड, आरी और लोहे का कटर। यह साफ था कि यह एक हत्या सुनियोजित और बहुत ठंडे दिमाग से की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सोमनाथ और उषा श्री के बीच वैवाहिक जीवन में लंबे समय से तनाव था। पड़ोसियों ने बताया कि सोमनाथ एक असामाजिक और जिद्दी व्यक्ति थे। वह ना तो पड़ोसियों से बात करते थे और ना ही किसी को अपने घर में आने देते थे। उनकी बेटी लेखा के साथ उनके रिश्ते पूरी तरह से टूट चुके थे और वह अपनी पत्नी के साथ भी अक्सर झगड़ते थे। पुलिस को यह भी पता चला कि हत्या से पहले यानी 3 जून 2013 को सोमनाथ और उषा श्री के बीच एक तीखी बहस हुई थी। इस बहस का कारण था सोमनाथ का किसी दूसरी औरत के साथ कथित संबंध। उषा श्री को इस रिश्ते की जानकारी थी और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। एक स्थानीय ओडिया मैगजीन के प्रकाशक ने पुलिस को बताया कि सोमनाथ ने एक बार उनसे इस औरत के बारे में भी बात की थी, जो कथित तौर पर उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन सोमनाथ ने इस औरत के बारे में ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। पुलिस को संदेह था कि इस औरत का उषा श्री की हत्या से कोई ना कोई संबंध हो सकता है। क्या सोमनाथ ने अपनी पत्नी को इसीलिए मार डाला क्योंकि वह उनके रिश्ते का विरोध कर रही थी,
या फिर यह हत्या किसी और साजिश का हिस्सा थी, यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। जांच में यह भी सामने आया कि सोमनाथ ने हत्या के बाद अपनी दिनचर्या में कोई भी बदलाव नहीं किया। वह रोजाना अपने क्लिनिक जाते, मरीजों को देखते और सामान्य जीवन जीते रहे। उन्होंने अपनी नौकरानी को छुट्टी पर भेज दिया, यह कहकर कि उनकी पत्नी शहर से बाहर है। उन्होंने अपने घर में किसी को भी आगे आने नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कार की मरम्मत करवाई और उसमें नया एयर कंडीशनर लगवाया ताकि वह उषाश्री के शरीर के टुकड़ों को कहीं और ले जाकर ठिकाने लगा सके। डीसीपी नितिनजीत सिंह ने बताया, सोमनाथ का दावा है कि वह उषाश्री के शरीर को शिरडी में दफनाना चाहते थे। पूरी तरह बेतुका है। उनकी योजना थी कि वह शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दें, फिर अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराएं। यह एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी जिसे सोमनाथ ने बड़ी ही सावधानी से अंजाम देने की कोशिश की। जब यह खबर फैली तो पूरे भुवनेश्वर में सनसनी सी मच गई। सोमनाथ के पड़ोसियों ने बताया कि वह हमेशा से एक अजीब और असामाजिक व्यक्ति थे। एक पड़ोसी संध्या मोहपात्रा ने कहा, वह सुबह की सैर के दौरान किसी से बात नहीं करते थे। अगर कोई उनकी गाड़ी उनके घर के सामने पार्क करता तो वह चिल्लाने लगते। पास के भगवान हनुमान मंदिर की घंटी की आवाज़ भी उन्हें गुस्सा दिला देती थी। उषाश्री के परिवार का दुख अथाह था। उनके भाई रंजन समाल ने कहा, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि सोमनाथ ऐसा कर सकता है। उषाश्री एक प्यारी और सौम्य महिला थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। ललित और लेखा जो विदेश में भुवनेश्वर पहुँचे, अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर टूट गए। लेकिन सोमनाथ के प्रति उनका गुस्सा और भी गहरा गया, क्योंकि वह उनके पिता के साथ पहले से ही अच्छे रिश्ते में नहीं थे। सोमनाथ को 21 जून 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और सबूत नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 17 अक्टूबर 2013 को 70 पेज का एक चार्जशीट दाखिल किया जिसमें सोमनाथ के अपराध का विस्तृत ब्यौरा था, लेकिन मुकदमा शुरू होने में कई साल लग गए। खुर्दा जिला और सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन सोमनाथ ने बार बार अपने वकीलों को बदलकर मुकदमे को लंबा खींचने की कोशिश की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीरेन कुमार पांडा ने बताया, सोमनाथ एक अभिमानी और कठोर व्यक्ति थे। उन्होंने बार बार दावा किया कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या की थी और वह केवल उनके शरीर को शिरडी ले जाना चाहते थे, लेकिन अदालत में पेश किए गए साक्ष्य उनके दावों को झुठला रहे थे। 20 गवाहों की गवाही के बाद अप्रैल 2029 को अंतिम 2 गवाहों की गवाही होनी थी। आखिरकार 25 फरवरी 2020 को खुर्दा जिले और सत्र न्यायालय ने सोमनाथ को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनते ही सोमनाथ, जो अब 78 वर्ष के हो चुके हैं, फूट फूट कर रोने लगे। तो यह था न्याय दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।